कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हम लोग रैंडमली क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मतलब हम लोग रैंडमली कोई भी मैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दे दूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बना के दिखा दूं, ऐसे काम नहीं करेंगे। हम लोग 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी थी भाई? नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज एंड एज एंड बीज आर ऑर्डर्ड, है ना। रफली मैंने बोला था ए और बी में मतलब कंपैरिजन हो रहे होंगे और ए और बी ऑर्डर्ड रहेंगे, मतलब पहले सारे ए आएंगे बाद में सारे बीज आएंगे, या पहले सारे बीज आएंगे बाद में सारे ए आएंगे एंड सो ऑन। दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास भाई कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज एंड दीज आर नॉट ऑर्डर्ड, मतलब जैसे हम बोले लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच हैव इक्वल एज एंड इक्वल बीज, मतलब अब मिंगल अप हो सकते हैं, ए और बी कैसे भी मिक्स अप होके आ सकते हैं। ये हमारी सेकंड कैटेगरी थी। थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास पैलिंड्रोम्स की, है ना, तो वो भी हमने देखनी है। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में फर्स्ट कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए थे। अब जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं इस वीडियो में दैट इज पार्ट 2 में सॉल्व कराऊंगा, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे पार्ट 3 पार्ट 4 शायद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कवर अप कराना है। मैं आपको बार बार बताता हूं भाई, स्किप करना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मेरे को एक एक चीज एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना जो प्रीवियस क्लास पार्ट 1 जब हम अपना ओवर कर रहे थे, वहां पे मैंने आपके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, बड़े बेसिक लेवल के वो क्वेश्चंस थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने एक बार अच्छे से समरी स्टाइल में लिखा है और इनको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और जो कैटेगरी 1 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट रेगुलर ग्रामर जनरेटिंग इट एंड देयर एग्जिस्ट एफए एक्सेप्टिंग इट। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल बात ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो भाई चॉम्स्की हायरार्की का वीडियो देखो भाई, चॉम्स्की हायरार्की पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन वीडियोस में मैंने आपके साथ 2 वीडियोस बनाए थे चॉम्स्की हायरार्की के, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से ये सब चीजें डिस्कस करी थी आपके साथ। तो प्रॉपर्ली प्लीज ये सब चीजें याद रखनी है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा इस चीज, अ लैंग्वेज इज रेगुलर इफ एंड ओनली, प्लीज याद रखना, बोथ वे दोनों तरीके से चलेगा। क्या क्या? देयर एग्जिस्ट रेगुलर ग्रामर जनरेटिंग इट एंड देयर एग्जिस्ट एफए एक्सेप्टिंग इट। मैंने एंड लगा दिया, आप और भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि वही बात है भाई, अगर रेगुलर ग्रामर, बात तो एक ही है ना, रेगुलर ग्रामर आ गई तो एफए आएगा, एफए आएगा तो रेगुलर ग्रामर आएगी एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो चाहे मैं यहाँ पे एंड लगाऊं चाहे मैं यहाँ पे और लगाऊं, बात बराबर है। क्योंकि देखो एंड का मतलब क्या होता है भाई, ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, है ना। या तो ये मतलब कोई ट्रू एक फॉल्स होगी तो भी एंड फॉल्स होता है ना, मतलब दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, मेन बात ये होती है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे और लगाया तो भी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों चीजें ही ट्रू आएंगी। बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, प्लीज आराम से समझ लो। अगर मैंने यहाँ पे और लगा दिया मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे चाहे मैं एंड लगाऊं चाहे मैं यहाँ पे और लगाऊं, हार्डली मैटर्स टू मी, आंसर हमारा एकदम सेम टू सेम रहेगा। कारण बेसिक सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी तो एफए जरूर एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, दिस इज नेवर पॉसिबल। सिमिलरली ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, दिस इज नेवर पॉसिबल, मतलब दोनों इकट्ठे ट्रू होंगे या दोनों इकट्ठे फॉल्स होंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं ना। आई थिंक मैं आपको सब कुछ पहले बता चुका हूं। चाहे मैं यहाँ पे एंड लगा दूं चाहे मैं यहाँ पे और लगा दूं, हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक बेसिक सा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि एंड का मतलब क्या होगा भाई, देखो जब एंड ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू हो, है ना, और दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हुए तो हमारा एंड फॉल्स रहता है। ये चीज हमें पता है ना। और के केस में थोड़ा सा काम अलग हो जाता है। और के केस में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो भी हमारी बात बन जाएगी, है ना। तो ट्रू और फॉल्स, या चलो मैं लिख देता हूं, बेसिक सा पॉइंट है भाई, वैसे समझ में आ चुका होगा बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक बार और समझाने की। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, है ना, और फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, है ना। और में ये चीज होती है, बट एंड में क्या चीज होती है, दोनों ट्रू होने चाहिए, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, है ना। इसके अलावा बाकी सब फॉल्स आता रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ट्रू और फॉल्स या फॉल्स और ट्रू, ये कंडीशन आपके पास कभी आएगी ही नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर रेगुलर ग्रामर आएगी तो फाइनाइट ऑटोमेटा जरूर आएगा, है ना, ये चीज कभी नहीं आ सकती। सिमिलरली ये फॉल्स और ये ट्रू ऐसा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट एफए, अगर एफए मिला तो रेगुलर ग्रामर जरूर मिलेगी एंड सो ऑन, क्योंकि दोनों बातें इक्विवेलेंट है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, अब क्लियर हो गया होगा। चाहे मैं एंड लगाऊं चाहे मैं यहाँ पे और लगाऊं, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हमारी स्टेटमेंट एकदम ठीक ठाक चलती रहेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं भाई, लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग इट एंड देयर एग्जिस्ट पीडी एक्सेप्टिंग इट। ये बात भी एकदम ठीक है, चॉम्स्की हायरार्की मैंने आपको समझाई थी। तो सिंपल डेफिनेशंस है भाई, और कुछ नहीं है। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कब कहूंगा, जब उसके लिए कम से कम एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकूं या उसके लिए कम से कम एक पीडीएफ बना सकूं, है ना। ये सब चीजें पीडीएफ वगैरह ये सब चीजें तो मैं आगे बतानी है, बट बेसिक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मेरे को कराने हैं बहुत सारे। ध्यान से समझ लो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बता रहा हूं भाई, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है, और टीओसी में प्रोफेसर प्ले ही इसी चीज के साथ करते हैं। जो गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं के साथ खेलेंगे वो। तो ये आपके लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, जिसमें आप बड़े आराम से प्ले कर सकते हैं, कैसे भी करके तोड़ मरोड़ के कैसे भी क्वेश्चन बनाओ आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज एक बार इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो भाई, तो लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव इफ एंड ओनली इफ देयर इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जनरेटिंग इट
और एंड देयर एग्जिस्ट एलबीए मतलब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग इट। बात एकदम ठीक है भाई, आपको पता होगा कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कब होती है, ऑब्वियस सी बात है जब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकूं या फिर कोई ना कोई एलबीए बना सकूं उसके लिए, है ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे। इफ एंड ओनली इफ बात में बोल रहा हूं दोनों तरीके से, बोथ वेज ये सब चल रही है थ्योरम्स। अच्छा जो उसके बाद फिर लैंग्वेजेस रिकर्सिव इनुमेरेबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज टाइप 0 ग्रामर जनरेटिंग इट एंड देयर इज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टिंग इट। ये बात भी एकदम ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट मैंने सिर्फ समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। चॉम्स्की हायरार्की वाली बातों से मैंने ये सब निकाल रखी है, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। अब आएंगे मेन क्वेश्चन से, तो बेसिक बेसिक सी बातें थी, अब आए मेन क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन, इफ देयर इज रेगुलर ग्रामर फॉर जनरेटिंग एल, if there is regular grammar for generating L then L is regular language। हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, if and only if मैंने क्या रखा है तो this implies this दोनों चीजें चलेंगी, तो सीधी सी बात है मैं कह सकता था if there is regular grammar for generating L then L is regular language। बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अब ध्यान से, if there is regular grammar generating L then L is CFL। क्या ये बात ठीक है? बोलो क्या ये बात ठीक है क्या? अगर मैंने बोल दिया कि रेगुलर ग्रामर मैंने लिख दी तो लैंग्वेज सीएफएल है, आपको लगेगा नहीं जी बकवास बात, ऐसे कैसे सीएफएल बोल दोगे भाई? सीएफएल के तो मैंने आपको बताया कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होनी चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूं कि रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी तो लैंग्वेज सीएफएल होगी। अरे भाई बिल्कुल बात ठीक है, यही कंफ्यूजन आएगा, यही मैं कह रहा हूं प्लेग्राउंड, ये आपके लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मोड़ के आए आपको समझ में आ जाने चाहिए, है ना। प्ले करना सीखो इनके साथ, ये बस छोटा सा आपके साथ मजाक किया गया और कुछ नहीं। देखो सीधी सी बात है भाई, इसी थ्योरम से मैं ये बात बोल सकता हूं कि नहीं, अगर रेगुलर ग्रामर मैंने लिखी है तो इसका मतलब लैंग्वेज रेगुलर होगी, है ना। रेगुलर ग्रामर इंप्लाइज लैंग्वेज इज रेगुलर, बात सिंपल है एकदम। अच्छा और आपको पता है कि अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो सीएफएल जरूर है, ऑब्वियस सी बात है भाई। ये सब चीजें मैं लॉजिक से निकाल रहा हूं, प्लीज ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको कहता हूं लॉजिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट में किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक घुसा हुआ है ना। जहां वन वे थ्योरम्स आएंगी, जहां कुछ कुछ थ्योरम्स की बातें आएंगी, वहां पे लॉजिक का कांसेप्ट जरूर यूज होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है थ्योरम को प्रूव करने के लिए लॉजिक ही यूज किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप जब भी आप कोई थ्योरम को प्रूव करते हो तो जो स्टेप्स आप लगा रहे हो वो सारे लॉजिक के ही स्टेप्स होते हैं, तो इसलिए लॉजिक का हर सब्जेक्ट में यूज है। अगर आपने लॉजिक की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपको बता रहा हूं भाई, टीओसी डायरेक्ट मत देखना, पहले मेरे लॉजिक की प्लेलिस्ट ढंग से समझ के आओ अच्छे से। लॉजिक नहीं समझा आप टीओसी पे जंप कर गए तो मैं आपको सिंपल बात बोलूंगा, ये आपके लिए क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो आप अपने साथ। तो प्लीज ये काम मत करना, पहले लॉजिक अच्छे से ढंग से समझ के आओ, उसके बाद आप टीओसी में आओगे तो आपको केक वॉक लगेगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। नहीं तो लगेगा टीओसी जस्ट लाइक अ हेल फॉर मी, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है एंड सो। तो प्लीज ध्यान से करना है चीजों को, ठीक है। पहले लॉजिक पढ़ लो उसके बाद यहाँ आना। हाँ जी तो सिंपल बात भाई, रेगुलर ग्रामर अगर है तो इसका मतलब लैंग्वेज रेगुलर है, ये चीज हमें पता है। इफ वी आर एबल टू जनरेट अ रेगुलर ग्रामर फॉर अ लैंग्वेज देन लैंग्वेज इज रेगुलर, है ना। ये सिंपल बात है, रेगुलर ग्रामर इंप्लाइज रेगुलर लैंग्वेज, हम बात बोल सकते हैं। अच्छा रेगुलर लैंग्वेज इंप्लाइज सीएफएल, ये चीज हमें पता है। क्यों पता है भाई? आपको याद आ रहा होगा भाई, रेगुलर लैंग्वेज का सेट इतना बड़ा था और उसके बड़ा सीएफएल था। चॉम्स्की हायरार्की मैंने बताया था आपको, सीएसएल और ऊपर हमारे पास थे रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, याद है ना आपको। तो रेगुलर इंप्लाइज सीएफएल याद है ना। ये देखो भाई, ये सब चीजें मैं आपको बार बताता रहता हूं भाई, वेन डायग्राम की हेल्प से, पी और क्यू, तो ये पी इंप्लाइज क्यू होता है, सीधी सी बात है ना। पी इंप्लाइज क्यू को दिखाने का वेन डायग्राम से तरीका ये रहता है, क्योंकि देखो भाई जब भी पी, ये देखो कोई बात नहीं मैं एक बार और कर लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने बहुत यूज करनी है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कराता रहता हूं आपको। फॉल्स फॉल्स, चलो एक बार मैं लिखता हूं, देखो पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, फॉल्स फॉल्स, ये सब चीजें मैं बहुत बार बता चुका हूं, बट स्टिल बता रहा हूं ताकि चीजें आपके माइंड में फिट रहें, क्योंकि ये सब चीजें मेरे को बार बार यूज करनी है यहाँ पे। हाँ जी बोलो भाई, फॉल्स फॉल्स में हमें याद होगा पी इंप्लाइज क्यू का, तो भाई ट्रू रहता है, ये ट्रू रहता है, यहाँ फॉल्स होता है और यहाँ ट्रू रहता है, हर जगह ट्रू रहता है, बस ट्रू फॉल्स में ये नहीं आता। तो देखो भाई यहीं पे चेक कर लो आप, दोनों ही फॉल्स है, मतलब ये दिस इज पॉसिबल ना। पी और क्यू का मैंने वेन डायग्राम बनाया है तो पी भी फॉल्स हो क्यू भी फॉल्स हो, दिस इज ट्रू पॉसिबल, मतलब यहाँ पे ये है तो ठीक है ना, क्योंकि ये चीज क्या है ना, तो पी है ना ये क्यू है। अच्छा ये क्या है भाई, पी फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है, पी फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है, ये लो भाई यहाँ पे ये चीज क्या है भाई, पी तो फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है, पॉसिबल है। बट पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो, पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो, मतलब यहाँ पे अगर मैं हूं तो फिर मैं यहाँ पे तो हूं, ऑब्वियस सी बात है भाई, दिल्ली में खड़े हो तो इंडिया में तो खड़े ही खड़े हो, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। तो ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग इसका लिए कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं निकल गई, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू हो तो आप समझ पा रहे हो भाई, यहाँ पे ये स्टार, ये जो स्टार है ये क्या बता रहे हैं भाई, पी भी ट्रू है और ऑब्वियसली क्यू भी ट्रू है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वेन डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, एवरी रेगुलर लैंग्वेज इंप्लाइज सीएफएल, सीधी सी बात है भाई, रेगुलर इंप्लाइज सीएफएल, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी तो बस अब इन दोनों बातों से आप क्या निकाल सकते हो, अगर मैंने रेगुलर ग्रामर लिखी तो लैंग्वेज सीएफएल जरूर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, हमने जो पॉइंट लिखा दिस इज 100% करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली इफ देयर इज रेगुलर ग्रामर फॉर जनरेटिंग एल देन लैंग्वेज इज सीएसएल, बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वही बात है भाई, सीएफएल इंप्लाइज सीएसएल, यहां से हम देखते हैं सीएफएल इंप्लाइज सीएसएल, है ना। तो ठीक है जी, सीएफएल इंप्लाइज सीएसएल है। हम देखेंगे रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज इंप्लाइज सीएफएल, सीएफएल इंप्लाइज सीएसएल, तो फाइनली रेगुलर ग्रामर इंप्लाइज सीएसएल, हम ये चीज कह के भाग सकते थे। तो अगर रेगुलर ग्रामर लिखी
तो लैंग्वेज CSL 100% होगी। प्लीज कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। जरा से भी टेंशन आ रही है दिमाग में, सारी टेंशन को मारो गोली, लॉजिक से चलो, आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे को पता है आपके मन में क्या कंफ्यूजन आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मुझे पता है आपके मन में क्या दिक्कत है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे बहुत ऑब्जेक्शन करते थे इन सब बातों पे। मैं भी आपके ऑब्जेक्शन पे भी आऊंगा। 2 मिनट शांति रखो, 2 मिनट रुको। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, इफ देयर इज रेगुलर ग्रामर जनरेटिंग एल देन एल इज RE लैंग्वेज। हाँ जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, CSL है, एवरी CSL इज RE, सीधी सी बात है कि नहीं? तो बस हमारी बात बन जाएगी। रेगुलर ग्रामर इंप्लाइज रेगुलर लैंग्वेज इंप्लाइज CFL इंप्लाइज CSL इंप्लाइज RE। तो फाइनली हम कह सकते हैं रेगुलर ग्रामर इंप्लाइज RE, ऑब्वियस सी बात है ना? तो हमने बोल दिया कि इफ देयर इज रेगुलर ग्रामर फॉर जनरेटिंग एल देन एल इज RE लैंग्वेज। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? तो ये सब के सब एकदम स्टेटमेंट ठीक है, प्लीज इनमें से किसी को गलत मत बोल देना, एकदम परफेक्टली स्टेटमेंट ठीक है। लॉजिक के थ्रू मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। अच्छा, अब जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो मैं दूर करता हूं। आपको लग रहा है कि सर आप ये तो बिल्कुल बकवास बात बोल रहे हो, इफ देयर इज रेगुलर ग्रामर फॉर जनरेटिंग एल देन एल इज CFL। आप तो बकवास बात बोल रहे हो। नहीं, बकवास बात नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी आपको प्रूव किया। बकवास बात पता है कब होती है? जो आपके दिमाग में चल रहा है, मेरे को पता है आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है। आप ये चीज कहना चाह रहे हो, CFL कहने का मतलब डायरेक्टली कहना चाहते हो कि रेगुलर नहीं है, तो मैं यहां बोल देता CFL बट नॉट रेगुलर, CFL बट नॉट रेगुलर। ये बात एकदम बकवास हो जाती है, समझ आ रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, एवरी रेगुलर इज CFL, है ना? तो सिंपल बात, ये कहने का मतलब क्या था, CFL बट नॉट रेगुलर का मतलब ये यहां पे। बट मैं अभी क्या कह रहा हूं कि अगर रेगुलर ग्रामर है तो लैंग्वेज रेगुलर जरूर है, और आप यहां पे क्या कह रहे हो कि रेगुलर नहीं है। ऐसे कैसे बोल दिया भाई? रेगुलर ग्रामर लिखी तो लैंग्वेज तो रेगुलर होनी है। तो इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया कि रेगुलर है तो CFL है, CFL है तो CSL है, CSL है तो RE है, सब कुछ बात ठीक है। तो लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा था, जो आपको शायद कंफ्यूजन आ रही होगी कि इफ देयर इज अ रेगुलर ग्रामर जनरेटिंग एल देन एल इज CFL। बात बकवास है, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चलती है कि CFL मतलब CFL बट नॉट रेगुलर। ऐसा थोड़ी होता है भाई, CFL मतलब रेगुलर भी हो सकती है और CFL भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? मतलब देखो, सीधी सी बात बोलूं, CFL का मतलब पता है क्या? CFL का मतलब है रेगुलर या CFL बट नॉट रेगुलर, ऐसे बोलो। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर ये सब इतने बेसिक और इतने माइन्यूट पॉइंट्स हैं ना, अगर आपको ये पकड़ में आ गया तो समझ लेना आपका काम खत्म हो गया। ये CFL है भाई, और इसके अंदर हमारे पास क्या है? रेगुलर लैंग्वेज का सेट है, ठीक है? तो मैं CFL को कैसे एक्सप्लेन करूंगा भाई? CFL इज नथिंग बट, या तो वो रेगुलर हो या फिर CFL बट नॉट रेगुलर हो। CFL बट नॉट रेगुलर। बात आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या लिखते जा रहे हैं हम लोग, बट ये चीजें ना, ये जो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं, ये आपको गेट एग्जाम में बड़े ज्यादा काम आएंगे। तो मैं लिखता हूं भाई यहाँ पे, एक्चुअली मुझे लग रहा है शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक बार इस चीज को हटा दूं इस चीज को, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो पॉइंट क्या है भाई? पॉइंट ये निकला है कि CFL कहने का मतलब क्या होता है भाई? या तो लैंग्वेज रेगुलर है या फिर वो CFL है बट नॉट रेगुलर है, बट नॉट रेगुलर है। प्लीज इस बात को माइंड में फिट करने की कोशिश करो भाई। ये बात आपको शायद थोड़ी सी अजीब लगेगी शुरुआत में, लेकिन एक्चुअली में कंसेप्ट यही है भाई। अगर इस चीज को पकड़ गए तो हमारा लगभग काम खत्म है। तो CFL कहने का मतलब क्या होता है भाई? या तो लैंग्वेज रेगुलर है ना, या फिर CFL है बट नॉट रेगुलर है। तो ये वाला एरिया, या तो मैं ये वाला एरिया, ऑब्वियसली CFL कहने का मतलब क्या होगा? तो ये वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया, है ना? दोनों एरिया को मिला दूंगा तभी तो CFL आएगा। तो CFL एरिया का कहने का मतलब क्या होगा? या तो रेगुलर है या फिर रेगुलर नहीं बट CFL है, तो ये चीज होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस ये चीज अगर माइंड में फिट होती है तो आपको माइंड में बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी। तब आपको CFL देखने का नजरिया बदल गया भाई। अब आप CFL नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? CFL कहते ही आपके मन में डायलेमा आएगा, पता नहीं शायद रेगुलर हो जाए, या पता नहीं CFL है बट रेगुलर नहीं है। मतलब रेगुलर के बारे में मेरे को अभी कुछ नहीं पता। CFL बोलते ही अब आप ये नहीं कहेंगे कि रेगुलर नहीं है। ये चीज बहुत कंफ्यूजन पैदा होती थी जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था। बच्चे अपने आप से दिमाग में सोच के बैठ जाते थे CFL करने का मतलब रेगुलर नहीं है। ऐसे कैसे मैं बोल दूंगी CFL का मतलब रेगुलर नहीं है? CFL का मतलब क्या होगा? शायद रेगुलर है, मुझे नहीं पता रेगुलर है या नहीं है, शायद वो रेगुलर है या फिर शायद वो CFL है बट रेगुलर नहीं है। ऐसे ऐसे बोलना है आपको, ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बोल देता आपको कि CSL, अब देखो, अब वही बात है, बैक ऑफ द माइंड में क्या चलेगा? CSL है, अच्छा जी CSL है तो ठीक है जी, CFL नहीं होगी, ऐसे कैसे मैं बोल दूं? तो CSL कहने का मतलब क्या होगा? दो डायलेमा है, रेगुलर है या नहीं है मुझे नहीं पता, CFL है या नहीं है मुझे नहीं पता। CSL कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई? या फिर ये भी हो सकता था कि CSL है बट रेगुलर भी नहीं है और CFL भी नहीं है। मैं एक बार लिख देता हूं, आराम से लिख देता हूं, है ना? शायद आपको कंफ्यूजन आ रही होगी, एक मिनट रुको, मैं आराम से लिखता हूं। CSL कहने का मतलब क्या होगा? हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है? हाँ जी, तो CSL कहने का मतलब क्या होगा? देखो ऐसे, रेगुलर लैंग्वेजेस देन CFL एंड देन CSL। तो CSL कहने का मतलब क्या होता है? CSL कहने का मतलब तो या तो रेगुलर है, बस वही बात खत्म हो जाएगी, या तो रेगुलर है या फिर CFL है, तो भी हमारी बात बन जाएगी, या फिर वो CSL है बट नॉट CFL है। बट नॉट CFL कहने का मतलब ये होगा CFL नहीं है तो फिर हम लोग इस एरिया पे आ चुके हैं, समझ पा रहे हो ना?
तो ये देखो CSL कहने का मतलब क्या है, तो ये वाला एरिया क्या है भाई, CSL बट नॉट CFL, या फिर ये वाला एरिया है ना, मतलब पूरा एरिया मान लो तो वही बात हो जाएगी, CFL का एरिया में ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, या फिर रेगुलर वाली बात कह दो, है ना, जैसे भी आप कहना चाहते हो, मतलब बहुत तरीके हैं इस चीज को बोलने के, है ना। और ब्यूटीफुल वे में लिखना चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, CSL का मतलब क्या होगा, देखो CSL का मतलब मैं ऐसे भी कह सकता, या तो रेगुलर है या फिर CSL है, और मैं कर रहा हूं और CFL बट नॉट रेगुलर, और CSL बट नॉट CFL, तो ये प्रॉपर थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको, या तो रेगुलर है या CFL बट नॉट रेगुलर मतलब ये वाला एरिया, या फिर CSL बट नॉट CFL मतलब ये वाला एरिया, तो इन तीनों एरिया को मिला करके CSL बनता है, समझ में आ गया ना। देखो रेगुलर कहने का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, CFL बट नॉट रेगुलर कहने का मतलब ये वाला एरिया हमने कवर अप कर लिया, बीच वाला एरिया, और फिर CSL बट नॉट CFL कहने का मतलब ये वाला एरिया, तो ये तीन एरिया को मिला करके हमारी CSL बनती है, एंड सो ऑन। अब मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, अब देखने का नजरिया ही बदल जाएगा आपका। CSL जब भी मैं बोलूंगा तो अब आपके मन में क्या आएगा, पता नहीं रेगुलर है या नहीं है, पता नहीं CFL है या नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी है या नहीं है, आपको सोचना ही सब चीजें, है ना। और या फिर प्रॉपर CSL है और वो CFL या रेगुलर नहीं है कुछ भी, है ना, मतलब CSL कहने का मतलब CSL है बट वो ना तो CFL है ना ही वो रेगुलर है, ऐसे भी हम कह सकते थे, वही बात है, डिपेंड करेगा लैंग्वेज टू लैंग्वेज। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना एकदम, तो कंफ्यूज नहीं होना भी बिल्कुल भी एकदम चीजों में, है ना। CSL कहने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं बोलूंगा CSL तो आपको बस मेन बात ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको ये नहीं बोलना कि वो रेगुलर नहीं है, नहीं हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और CSL बोलते ये नहीं बोलना आपको कि वो CFL नहीं है, नहीं हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, और साथ साथ ऐसा भी हो सकता था कि एक्चुअली में वो CSL निकली है, ना तो वो CFL है ना ही वो रेगुलर है, तो एक्चुअली में ऐसे भी हमारे पास CSL हो सकती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जो ये जो मैंने अभी जस्ट बात बोली वो ये वाला एरिया की मैं बात कर रहा था, मतलब CSL बट नॉट CFL, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक से पॉइंट आप समझ लो, है ना। तो अब जब भी मैं कोई लैंग्वेज की बात करूंगा तो ढंग से बोलूंगा आपके सामने, CFL तो साथ में बोलूंगा CFL बट नॉट रेगुलर, या CSL बट नॉट CFL, ऐसे कर करके मैं आपके साथ ढंग से बात करूंगा, तो शायद थोड़ी सी आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी और आप चीजों को अच्छे से ग्रेस्प कर पाएंगे, ठीक है जी। चलो हटा रहा हूं मैसेज, हटा दूं, हाँ जी, चलो जी। अब आओ थोड़ा सा और पॉइंट पे, और बेसिक से पॉइंट्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई, है ना, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता CSL बट नॉट CFL, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्यों, नॉट CFL कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है वो रेगुलर भी नहीं है, CFL ही नहीं निकले तो रेगुलर कहां से निकली होगी, तो ये CFL भी नहीं मतलब रेगुलर भी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे बोला है कि रेगुलर है, ये तो रेगुलर ग्रामर है, तो रेगुलर ग्रामर तो रेगुलर लैंग्वेज तो है ही है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाएगा। और बोलता RE बट नॉट CSL कहने का मतलब समझ गए ना, बट नॉट CSL कहने का मतलब ना तो फिर वो रेगुलर रह गई, ना ही वो CFL रह गई, और ना ही वो CSL रह गई, तीनों चीजें से हम लोग बाहर हो चुके हैं, है ना। वेन डायग्राम से आई थिंक समझ में आ रहा होगा, देखो ये रेगुलर है ना, ये CFL है, ये CSL है, और ये हमारी RE है, तो नॉट CSL कहने का मतलब क्या, हम सीधा यहाँ पूरे बाहर आ चुके हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है वो RE हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो RE भी ना हो, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऐसी भी लैंग्वेजेस होती हैं ऑब्वियसली जो RE नहीं होती, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बेसिक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा। नॉट, देखो बहुत डेंजरस बातें होती है, नॉट रेगुलर कहने का मतलब पता है क्या है, नॉट रेगुलर कहने का मतलब है ये सारा एरिया, नॉट रेगुलर कहने का मतलब वो शायद CFL हो, या वो शायद CSL हो, या वो शायद RE हो, या शायद वो नॉन RE हो, सब कुछ हो सकता है। ऐसे ही नॉट CFL कहने का मतलब ये सारा एरिया, नॉट CFL कहने का मतलब पता नहीं शायद वो CSL निकल आए, पता नहीं शायद वो RE निकल आए, पता नहीं शायद वो नॉन RE निकले, ऐसा भी हो सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना, नॉट वाली बात भी अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, बेसिक से पॉइंट्स हैं भाई, ये सब चीजें कहां से निकल रही है देख रहे हो, सेट थ्योरी से, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हमेशा डिस्क्रीट अच्छे से पढ़नी है भाई, उसके बाद कोई सब्जेक्ट उठाना है, नहीं तो उससे पहले उठाने का कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर डिस्क्रीट का यूज होना ही होना है हर जगह। तो ये सारी बातें कहां से निकल रही है, सेट थ्योरी, अगर आपकी सेट थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक लग रही होंगी आपको, 1% भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो ठीक है जी, ओके, तो हटाओ मैं इस चीज को, ठीक है, तो मैं हटाता हूं, अब और क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है जी। अब देखो भाई नेक्स्ट देखो भाई, अब मैं बोलता हूं इफ देयर एग्जिस्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर जनरेटिंग L देन L इज रेगुलर लैंग्वेज, बताओ भाई क्या ये पॉइंट ठीक है ना। अब एक बार मैं सारा अच्छे से कर लेता हूं, है ना, तो थोड़ा सा इजी हमारे लिए काम हो जाएगा, हाँ नीट एंड क्लीन काम करते हैं, बोलो भाई तो क्या ये पॉइंट ठीक है, बताओ कि इफ देयर एग्जिस्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर जनरेटिंग L देन L इज रेगुलर लैंग्वेज, बकवास पॉइंट है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री होगी, है ना,
CFL होगी, है ना। तो रेगुलर के बारे में मैं गारंटी नहीं कर सकता ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो भाई, अगर मैंने कंटेक्स्ट ग्रामर लिख दी किसी लैंग्वेज के लिए तो पक्की बात है यहां से पॉइंट देखो, कंटेक्स्ट ग्रामर मैंने लिख दी तो पक्की बात है वो लैंग्वेज तो कंटेक्स्ट रहेगी, सीएफएल तो रहेगी। बट रेगुलर है या नहीं है उस बात की मैं गारंटी नहीं कर सकता, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो थोड़ा अच्छा पॉइंट क्या होता, मैं बोलता हूं देन एल मे बी रेगुलर, एकदम 100% बात करेक्ट हो जाती, एकदम 100%। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल पिन पॉइंट, एकदम पीक पे जाकर के मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको बोल देता कि इफ देयर एग्जिस्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर जनरेटिंग एल देन एल मे बी रेगुलर लैंग्वेज, 100% ये बात ठीक है एकदम, इसको कोई नकार नहीं सकता। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बट अगर मैं कंफर्मेशन के साथ कहूं कि एल इज रेगुलर, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई एवरी सीएफएल इज नॉट रेगुलर, है ना, सिंपल बात है कि एवरी रेगुलर इज सीएफएल बट एवरी सीएफएल इज नॉट रेगुलर। तो बस वहीं से हम बात को प्रूव कर पा रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लॉजिक स्टाइल से दिखता तो मैं लॉजिक स्टाइल से दिखाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस बात को नोट डाउन करो आराम से, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस करके लिखना भाई, ठीक है। मैं टाइम बचा रहा हूं इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन लिख रहा, आप मैं इनको एडिट करता चला जा रहा हूं, आप अलग अलग क्वेश्चन बना के लिखना। हाँ जी, तो इफ देयर एग्जिस्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर जनरेटिंग एल देन एल मे बी रेगुलर लैंग्वेज, है ना। तो ये बात एकदम ठीक है। बट अगर मैं बोलता एल इज रेगुलर देन एल इज रेगुलर लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो भाई हमें इतना पता है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर मैंने लिखी तो लैंग्वेज हमारी सीएफएल जरूर होगी, लेकिन आपको ये चीज पता है सीएफएल इंप्लाइज रेगुलर, सीएफएल इंप्लाइज रेगुलर लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो सीएफएल होगी वो रेगुलर भी होगी नहीं, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वेन डायग्राम कैसे बनाया था भाई, रेगुलर ऐसे था और सीएफएल ऐसे था, तो ऑब्वियसली फिर सीएफजी से रेगुलर पे कैसे आ जाऊं, है ना। तो ये देखो ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों बातों से मैं ये कंक्लूजन कैसे निकालूं कि सीएफजी इंप्लाइज रेगुलर, मैं नहीं निकाल सकता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। लॉजिक स्टाइल से भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये पॉइंट एकदम गलत हो गया और एल में भी रेगुलर कह दिया तो ये पॉइंट एकदम ठीक हो जाता। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, इफ देयर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, अब वही बात है मैंने सेट डॉट वो कर रखा है ना, कॉमा कॉमा लगा रखे हैं, तो समझ पा रहे होगे। इफ देयर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग एल देन एल इज सीएफएल, हां जी ये बात ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। एंड देन इट इज सीएसएल, हां जी बात एकदम ठीक है। इट इज आरई, ये भी बात एकदम ठीक है ना। लॉजिक से प्रूव करना, लॉजिक से कर लो, क्योंकि आपको पता है भाई ये पॉइंट तो ठीक है हमारा गलत हो गया, लेकिन हम जो थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते थे कि सीएफएल इंप्लाइज सीएसएल, है ना, एवरी सीएफएल इज सीएसएल। तो ठीक है जी, 1 और 3 से हम कह सकते हैं सीएफजी इंप्लाइज सीएसएल, है ना। और फोर्थ पॉइंट हम कह सकते थे एवरी सीएफएल इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो ठीक है जी, तो फोर्थ पॉइंट 1 और 4 से हम क्या कहते थे, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट कर रही है तो लैंग्वेज आ रही होगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। बट वही बात है, अब यहाँ पे हम बोलते हैं सीएसएल बट नॉट सीएफएल, वो बात गलत हो जाती है। आरई बट नॉट सीएसएल, वो बात गलत हो जाती है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है जी। आगे बढ़ो भाई, है ना। अब आप समझ पा रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दूंगा, कर लिया नोट डाउन कर लो आराम से, हाँ जी कर लिया। हाँ अब मैं आपको देता हूँ ये, इफ देयर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर जनरेटिंग एल देन एल इज रेगुलर, बकवास बात है ना। और अच्छी बात क्या बनती है, मैं बोलता एल मे बी रेगुलर, तो बात एकदम ठीक हो जाती है ना। तो मैं बोल देता हूँ एल मे बी रेगुलर, एल मे बी रेगुलर, तो ये बात 100% ठीक है ना। बट अगर नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है हाँ। और लेकिन अगर मैं बोलता एल इज रेगुलर, ये बात एकदम बकवास है। क्यों? लॉजिक स्टाइल से प्रूव करो, लॉजिक स्टाइल से करो। कंटेक्स्ट फ्री, ये देखो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हमने लिखी है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सीधी सी बात है भाई, वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट सेंसिटिव रही होगी, है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर का मतलब लैंग्वेज कंटेक्स्ट सेंसिटिव रही होगी। अच्छा जी, अब कंटेक्स्ट सेंसिटिव, अब ये देखो सीधी सी बात है भाई, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इंप्लाइज रेगुलर लैंग्वेज, ये बात एकदम बकवास, आपको पता है ना। मतलब इसका जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी वो रेगुलर भी होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ना। क्योंकि वही बात है, ये लो मैं और सेट बना देता हूँ, लॉजिक सीएसएल, है ना। तो जो सीएसएल है वो रेगुलर भी है नहीं, ये देखो यहाँ पे एक ऐसी सीएसएल बैठी है जो रेगुलर नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक ऐसी सीएसएल बैठी है जो रेगुलर नहीं है। आप यहाँ वाली बात को सीएफएल भी बोल सकते हैं और सीएसएल भी बोल सकते हैं, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक सीएसएल बैठी है जो रेगुलर नहीं है, तो हमारी बात वहीं गलत होगी, है ना। उसके बाद फिर मैं आगे बोल देता कि अब देखो वही बात है, तो ये पॉइंट नहीं निकल गया तो ऑब्वियसली गलत हो गया। नेक्स्ट, इफ देयर इज सीएसजी फॉर जनरेटिंग एल देन एल इज सीएफएल, हाँ जी ये बात भी एकदम गलत हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे क्यों, क्योंकि सीएसएल इंप्लाइज सीएफएल, है ना, सीएसएल इंप्लाइज सीएफएल, ये बात एकदम बकवास है, ये नहीं चलेगी, है ना। तो ठीक है जी, तो 1 और 3 से हम पॉइंट नहीं निकाल सकते कि सीएसजी इंप्लाइज सीएफएल। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, इफ देयर इज सीएसजी फॉर जनरेटिंग एल देन एल इज सीएसएल, हाँ जी बात एकदम ठीक है, हमारी बात बन जाएगी एकदम, है ना। तो डेफिनेशन ही यही कह रही है, पॉइंट 1 यही बोल रहा है हमारा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आरई वाली बात, ये बात एकदम ठीक हो जाएगी। जैसे मैं फोर्थ पॉइंट बोल देता कि ये देखो यही फोर्थ पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, सीएसएल इंप्लाइज आरई, ये चीज हमें पता है होती है ना, क्योंकि सीएसएल से बड़ा सेट है भाई आरई का, ठीक है।
आई थिंक ये बस अब मेरे ख्याल से टाइम पास हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है जी। अब इस केस में अगर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है तो हमारे पास ये 7th और 8th ये क्वेश्चन एकदम ठीक बन रहा है, बाकी सब गलत है। आई थिंक 7th 8th मेरे को बोलनी नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले करा दिए हैं। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर वाइज अच्छे से ढंग से लिखते चले जाना आप लोग, ठीक है। मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं तो वही बात है, मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम पास होगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो भाई, इफ देयर एग्जिस्ट टाइप 0 लैंग्वेज, टाइप 0 ग्रामर, इफ देयर एग्जिस्ट टाइप 0 ग्रामर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइप 0 ग्रामर जनरेटिंग एल, देन एल इज रेगुलर लैंग्वेज। बकवास बात है ना। अब मेरे ख्याल से मेरे को टाइप नहीं करना, फटाफट बोलूंगा ये गलत, ये गलत, ये भी गलत है ना, बट ये बात ठीक हो जाएगी एकदम। और वो आप लॉजिक से प्लीज अपने आप लोग कर सकते हैं, होमवर्क में मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता, आपको अपने आप से कॉमन से क्लियर हो रहा होगा। बट प्लीज बार बार बोल रहा हूं भाई, ये सब क्या होता है भाई, बेबी स्टेप्स। तो बेबी स्टेप्स के साथ आप प्रॉपरली लॉजिक से लिखना चीजों को और प्रूव करना, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूं जितना टाइम स्पेंड करोगे ना चीजों के साथ उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएंगी, ये तो नहीं आएंगी। प्लीज जल्दबाजी मत करना। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया क्योंकि मेरे को टाइम सेव करना है भाई। ऑलरेडी 25 मिनट्स के आसपास का वीडियो बन चुका है, मैं इसको और ज्यादा इतना बहुत ज्यादा ऐसे खिंच जाएगा ना, लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं इतना नहीं करना चाहता। तो मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं, बट प्लीज आप मेरी नकल नहीं करेंगे, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना, आपको प्रॉपरली करना है। इफ देयर इज टाइप 0 ग्रामर जनरेटिंग एल देन एल इज रेगुलर लैंग्वेज, बकवास बात है, क्योंकि प्रॉपरली प्रूव करके आना, एक एक बात लिख के आना। आप सिंपली ऐसे बोलना, क्या बोलोगे भाई, टाइप 0 ग्रामर implies RE लैंग्वेज, टाइप 0 ग्रामर implies RE लैंग्वेज, ये लिख के आना, ठीक है। अब बस आगे आगे पॉइंट्स बोलते चले जाना। क्या बोलते चले जाओगे कि रेगुलर होगी तो फिर वो RE होगी, मैं ये बात तो नहीं कह सकता, है ना। अच्छा जी, उसके बाद सॉरी, अरे क्या कर दिया हमने, RE है ना, RE है तो फिर वो रेगुलर है, नहीं, बकवास बात है ये, है ना। फिर आप बोलना आगे, RE है तो फिर ये CFL है, बकवास बात है ये, है ना, मैं नहीं कह सकता। फिर RE है तो क्या ये CSL है, नहीं, बकवास बात है ये एकदम, है ना, नहीं कह सकता। और फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, RE है तो वो ऑब्वियसली बात है, RE तो है ही है, वो तो हमें क्या लिखने की जरूरत है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो फिलहाल इस तरह से प्रॉपरली करके आना सारा काम, ठीक है। लॉजिक मैंने ना करते करते लिख भी दिया है, बट प्लीज आप भी अच्छे से करना ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। चलो ठीक है जी, अब आपको आई थिंक समझ में आ चुका है। अब वही बात है, सारा का सारा कंसेप्ट हम ये इनके साथ दिखा सकते हैं, FA, PDA, LBA और ट्यूरिंग मशीन के साथ। तो फटाफट बस स्पीड से, मैं बहुत स्पीड से बोलूंगा, प्लीज फटाफट नोट डाउन करते चले जाना। कर ले सकते हैं नोट डाउन, हाँ जी। तो अब देखो, अब मैं ऐसे बोलूंगा, इफ देयर एग्जिस्ट FA, प्लीज अच्छे से लिखना है, एक्सेप्टिंग, जनरेटिंग लिखता था वहां पे ग्रामर के केस में, अब यहां पे एक्सेप्टिंग लिखूंगा। इफ देयर एग्जिस्ट FA एक्सेप्टिंग L देन L इज रेगुलर लैंग्वेज, हाँ जी, 100% बात एकदम ठीक है। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा कि ठीक है आप समझ में आ तो आ ही चुके हैं, बेसिक से पॉइंट्स हैं, बट कोई बात अगर बीच में से मैं उठा के पूछूंगा ना तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज इसको बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में लिख लेना, ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहें। और बीच में से रैंडमली क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, नोट्स को उठा के देखोगे तो एक एक करके क्वेश्चन नहीं पढ़ने, क्योंकि एक एक करके पढ़ोगे तो फिर सारे आपके आंसर आते चले जाएंगे, क्योंकि वही बात है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मैं चलता चला जा रहा हूं। तो आप आराम से पकड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है जी, एकदम बात ठीक चल रही है। बट पहले सीढ़ी से 5वीं पे जंप मारूंगा तो शायद आप थोड़ा सा हेजी हो जाओगे, आप लोग शायद थोड़ा सा घबरा जाओगे, है ना, डर जाओगे कि कहीं नीचे ना गिर जाए एंड ऑन। तो वही बात है, आप जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, उसके बाद में आप नोट्स में से 8वां 9वां क्वेश्चन उठा के सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्योंकि गेट एग्जाम में ऐसे स्टेप बाय थोड़ी आएंगे। वो गेट एग्जाम में तो प्रॉपर्ली आपसे बीच में से रैंडमली पूछेंगे कि इफ वी हैव अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग L देन L इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव। हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है। अभी जितना इजी लग रहा है ना, 1 महीना क्या 10 दिन बाद में आपसे पूछूंगा, आपको ये क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ लगेगा। तो प्लीज ध्यान से इन सब चीजों को कर लो, ठीक है। और बार बार बता रहा हूं, नीट एंड क्लीन वे से प्रॉपर्ली लिख लेना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बीच बीच में से क्वेश्चन उठा के करने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो बीच बीच में से उठाना। अब देखो, इफ देयर इज FA एक्सेप्टिंग L देन L इज रेगुलर लैंग्वेज, हाँ जी, बात एकदम ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इफ देयर इज FA एक्सेप्टिंग L देन L इज CFL, हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेगुलर है तो CFL है। अच्छा, देयर इज ये CSL है, हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है। RE है, हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, सारी ठीक हो जाएंगी। बट अगर मैं बोलता CFL बट नॉट रेगुलर, बात गलत हो जाती है। CSL बट नॉट रेगुलर, बात गलत हो जाती है। CSL बट नॉट CFL, वो भी बात गलत हो जाती है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को बार-बार नहीं बोलना चाहिए, प्लीज, मैं स्पीड कर रहा हूं। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन, ये सब क्वेश्चन अलग से तरीके से लिख लेना। अच्छा, उसके बाद मैं आगे बोलूंगा, इफ देयर एग्जिस्ट PDA एक्सेप्टिंग L देन L इज रेगुलर लैंग्वेज, नहीं, बकवास बात है एकदम। मैं बोल सकता था L में भी रेगुलर, ठीक है। आई थिंक मेरे को बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इफ देयर इज PDA, हाँ जी, ठीक है जी, CFL हो जाएगी, CSL हो जाएगी, RE हो जाएगी, ये सब टिक लग जाएगा, है ना। प्रूफ प्लीज लॉजिक से कर करके देखना, बार-बार जितनी बारी करोगे उतनी चीजें समझ में आएंगी भाई। प्लीज
जैसे मैंने FA लिखा था, उसके बाद ये सब अच्छे से प्लीज लॉजिक स्टाइल में करना अपने आप। वेन डायग्राम बनाना लॉजिक स्टाइल से लिखना, तो आपको समझ में आएंगे, नहीं तो भूल भाल जाओगे। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जितना पढ़ना है, जितना कुछ करना है, क्लास में सीख के जाओ भाई। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा। तो प्लीज जितनी मेहनत करनी है यहीं बैठ के करो। अभी मेरे साथ साथ जब वीडियो को देख रहे हो, पॉज करो, सारा अच्छे से काम करो, एकदम नीट एंड क्लीन। जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो वही बात है, भूल जाओगे। तो बेटर है यही सारा काम कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। ओके, क्लास में खड़े खड़े बैठे बैठे सारा काम आपको कंप्लीट करना है। मैं खड़े खड़े कंप्लीट कर रहा हूं, आपको बैठे बैठे सारा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी। अच्छा जी, देयर एग्जिस्ट पीडीए, ठीक है, ये बात ठीक हो जाएगी, ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, देयर एग्जिस्ट एलबीए, देयर एग्जिस्ट एलबीए एक्सेप्टिंग एल, देन एल इज रेगुलर लैंग्वेज, बकवास बात। CFL बकवास बात, CSL ठीक हो जाएगी, आगे ठीक हो जाएगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, प्लीज आराम से नोट डाउन करते जाना। लास्ट में देयर इज ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टिंग एल, देन एल इज रेगुलर, बकवास बात, CFL बकवास बात, CSL बकवास बात, आगे एकदम ठीक हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, माइंड में आपको अच्छे से फिट करके रखने हैं। चलो ठीक है जी, प्लीज, ठीक है। चलो मैं साइड में आ रहा हूं, फटाफट आप इस चीजों को नोट डाउन कर लो, और उसके बाद फिर मैं अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। शायद काफी देर हो चुकी है ना, 30 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आधा घंटा हमने लगाया, बट ये वर्थ है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा, मैंने वैसे शुरू किया और सारे क्वेश्चन A to Z अच्छे से आपको नीट एंड क्लीन वे से बिल्कुल एग्जॉस्टिव स्टाइल में पढ़ा दिए। अब आपको दिमाग में कभी टेंशन आएगी नहीं किसी चीज को लेकर के भी। कोई भी कंसेप्ट अब आपके सामने आ जाए, आप उसका आंसर कर पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर ढंग से आपने वीडियो देखा और नोट्स बनाए हैं तो, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी, तो मैं साइड में रहा हूं, फटाफट इन सब चीजों को नोट डाउन करो। उसके बाद मैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2 ग्रामर जो हमारी चल रही थी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की कंस्ट्रक्शन जो चल रही थी, वो हम लोग अब स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा उल्टा है, मतलब इन द सेंस हमने कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस देखने हैं ना, तो पहला मैंने आपको ग्रामर दे रखी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज पूछा। बाकी सब क्वेश्चंस में हमारे पास लैंग्वेज, हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर लिखेंगे। बट आपको पता होगा भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन इस स्टाइल से भी आ सकता है, ग्रामर दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसकी लैंग्वेज बताओ। तो देखो भाई हम लोग कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला भाई, S इंप्लाइज AS1 और S1B, है ना। S1 इंप्लाइज दिस, देखो जो चीज आपको आती है ना, पहले फटाफट वो काम किया करो। ASB और नल, ASB और नल, ये आपको समझ में आता है भाई, A पावर n B पावर n, मतलब इक्वल एज और इक्वल बीज यहां से पैदा होंगे। तो S1 हमारा A और B को इक्वल पैदा करवाएगा, ठीक है। उस यही बेसिक स्टाइल है गेट एग्जाम में चेक करने का भी। अच्छा, A इंप्लाइज A और नल, मतलब A पावर मतलब एनी नंबर ऑफ एज, है ना। मैं यहां लिख देता हूं एनी नंबर ऑफ एज, ये एनी नंबर ऑफ एज पैदा करा सकते हो, मतलब 0A 2A 3A 4A जितने चाहो उतने पैदा करा सकते हो। ये क्या कराएगा भाई, एटलीस्ट 1B, एटलीस्ट 1B, ये इस टाइप से जनरेट कराएगा। आई थिंक आपको देखते समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। B और B है ना, तो कम से कम एक भी तो पैदा कराएगा, और बाकी एक B के बाद 2 3 4 5 जितने उतने करा सकते हो। यहाँ पे 0A आएगा, एक A भी आएगा, 2A 3A 4A जितने उतने पैदा करा सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बस अब देखो, अब ये क्या कह रहा है भाई, S इंप्लाइज AS1, A क्या पैदा करवाता है भाई, एनी नंबर ऑफ एज। तो आप क्या कह रहे हो भाई, एनी नंबर ऑफ एज के पीछे AN BN, तो आप आई थिंक समझ गए होगे भाई, A पावर M B पावर N such that M is greater than or equal to N। ये बात पकड़ में है कि नहीं आई, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि A को आप नल करके भी भाग सकते थे। देखो भाई, जब आपने लगाया S इंप्लाइज AS1, A को आप नल करके भाग सकते थे ना, तो घुमा फिरा के क्या है भाई, S से S1 पे हम लोग आ गए ना, और S1 क्या पैदा करवा रहा है भाई, A और B इक्वल पैदा करवा रहा है। तो ठीक है जी, A और B इक्वल भी पैदा हो सकते हैं, या फिर कुछ A फालतू आ सकते हैं हमारे पास। तो मतलब A पावर M B पावर N such that M is greater than or equal to N, इतना काम हमने कर लिया इससे, ठीक है जी। अब इसकी बात करो, देख रहे हो, पार्ट्स बाय पार्ट्स आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं सॉल्व करना। रैंडमली काम करोगे तो बात नहीं बनेगी। रैंडमली इन द सेंस भाई, ग्रामर आ गई तो आप स्ट्रिंग पैदा करा के देख रहे हो, एंड सो ऑन, टाइम पास हो जाएगा भाई। ऐसे गेट ऐसा में काम नहीं करना, प्रॉपर वे में आपको अब समझा रहा हूं। हाँ जी, S1B, तो S1 वाला काम तो आपको पता ही है भाई, A पावर N B पावर N, मतलब A और B बराबर लेके आते हैं, हमने अभी देखा था। B का काम देखो भाई, कम से कम एक B और एक्स्ट्रा चाहिए, एटलीस्ट 1B, मतलब B फालतू ही आएंगे, इक्वल नहीं आ सकते। तो इन द सेंस हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, ये वाली जो है S1B क्या काम कराएगी भाई, A पावर N B पावर M सच दैट, या MN लिखा तो वो भी MN लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए थोड़ा सा, MN, है ना, समझ पा रहे। देखो NM भी लिख सकता हूं, MN, क्योंकि डमी वेरिएबल्स है, जैसे आपका मन करे वैसे काम कर लो। MN से हमारा कोई मतलब नहीं है, XY भी आप लिख सकते हो, बट वही बात है, क्योंकि हमें फाइनली देखो या तो इधर जाना है या इधर जाना है, मतलब दोनों का यूनियन करवाना है, और करवाना है ना। तो और वाली बात से हमें लिखना होगा, और करके या यूनियन करा करके हमें लिखना होगा। तो फिर वही बात है, हमें शायद थोड़ी सी दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं MN और यहाँ पे MN लिख रहा हूं, ताकि बहुत जल्दी आपकी चीजें पकड़ में, और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो A पावर M B पावर N, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, ये क्या कराएगा, स्ट्रिक्टली B फालतू लाएगा, है ना। तो मतलब इन द सेंस N इज ग्रेटर देन M,
ऐसा है कुछ। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो अब फिलहाल देखो फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, या तो ये चीज चलेगी या ये चीज चलेगी, है ना। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं भाई, इन दोनों का यूनियन। इन दोनों का यूनियन हम कैसे बोलेंगे भाई, a पावर m b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n और m इज लेस देन n, ऐसे कह सकते हैं। अब वही बात है अभी देखो, मैंने आपको शायद इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था, और बस जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया था उसी का ही बस एक मैंने नए तरीके से आपको ग्रामर लिख के दिखाई और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, और नहीं पता तो प्लीज मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट 1 का वीडियो देखो ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पार्ट 1। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किया था एंड में, लास्ट में जब हमारा वीडियो ओवर हो रहा था तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, है ना। बट वही बात है, अलग स्टाइल से मैंने ग्रामर लिखी थी, अब थोड़ी सी अलग स्टाइल से लिखी है। हाँ जी, तो अब देखते हैं भाई, आपको पकड़ में आ रहा होगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, m इज लेस देन n। तो m इज ग्रेटर देन n हो सकता है, m इज इक्वल टू n हो सकता है, ये चीज बोल रहा है ना, ग्रेटर हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, या फिर m इज लेस देन n हो सकता है। तो मतलब घुमा फिरा के क्या है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तीन ही तो पॉसिबिलिटी होती है। दो नंबर से अगर तीन पॉसिबिलिटी है तो पहला बड़ा होगा दूसरे से, दूसरा बड़ा होगा पहले से, दोनों बराबर होंगे। तीनों पॉसिबिलिटी हमने कवर अप कर ली, तो घुमा फिरा के क्या बात है भाई, कुछ भी आ जाए। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये घुमा फिरा के कुछ नहीं है भाई, a पावर m b पावर n सच दैट m कॉमा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है भाई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो क्या है भाई, रेगुलर है ना। आप देखो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। यहां से ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर देखो क्या है भाई, ये ग्रामर है हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, है ना। ये रेगुलर नहीं है, ये ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और आपको पैदा क्या करके दे रही है, रेगुलर ग्रामर, सॉरी रेगुलर लैंग्वेज पैदा करके दे रही है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ने रेगुलर लैंग्वेज आपको पैदा करके दे दी। दिस इज पॉसिबल, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, अब दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो गेट में ब्यूटीफुल क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर आएगा, मैं वो आपको दिखाता हूं। देखो भाई, वो आपसे लैंग्वेज नहीं पूछेंगे, देखो वही बात है, जो क्वेश्चंस ये सब आ रखे हैं गेट एग्जाम में ना, तो ये सब घिसे पिटे क्वेश्चन है, घिसे पिटे मतलब आ चुके हैं पहले, दोबारा नहीं आएंगे। अब देखो नए क्वेश्चन कितने ब्यूटीफुल वे से बनेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, सबको नोट डाउन कर लेना आपने। हाँ जी, हटा रहा हूं। अब देखो भाई, ग्रामर दे देंगे आपको, और आपको 4 ऑप्शन देंगे। देखो 4 ऑप्शन कैसे बनाते हैं, कितने ब्यूटीफुल ऑप्शंस में बनाता हूं। पहला ऑप्शन हम यहां पे बोलेंगे, एल जी इज रेगुलर। एमएसक्यू आ रहा है ना आजकल, उसके लिए है ये क्वेश्चन। LG इज CFL, सी ऑप्शन LG इज CSL, और डी ऑप्शन LG इज RE। ये 4 ऑप्शन आ गए आपके पास गेट एग्जाम में। अब अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया, ढंग से समझा नहीं ये ग्रामर हमारे को क्या लैंग्वेज रिलेट करके दे रही है, आप बोलोगे भाई LG CFL, ऑब्वियस ही बात है भाई, मैं इसको सॉल्व ही क्यों करूं, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, आपको पता है ना। तो कुछ कुछ बच्चे तो क्या बोलेंगे, जो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे भाई ग्रामर कौन सी है, ग्रामर है जी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये, है ना। उनको इतनी तो पहचान हो जाती है, चॉम्स्की की पढ़ी होती है, तो इतनी तो पहचान हो जाती है कि ठीक है जी ग्रामर तुम्हारी कंटेक्स्ट फ्री है, तो मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो पक्की बात है भाई लैंग्वेज कौन सी पैदा कराएगी, CFL। तो लो जी इस पे टिक लगा के आ जाएंगे, कहेंगे हा गेट एग्जाम में तो उन्होंने तो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, हमने तो इतना अच्छा शॉर्टकट और कितनी अच्छे और कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कूदते कूदते घर आएंगे कि हमने बड़ा अच्छा काम करा। देखो भाई, अब औरों को भी बताएंगे कि देखो भाई ग्रामर दी हुई थी, तो मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एक झटके में आंसर निकाल के आइए। बट वही बात है, करता है भाई MSQ है ये, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकते थे। थोड़ा सा जो और इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, अच्छा जी CFL है तो हमें इतना तो पता ही, CFL CSL होती है, CSL RE होती है, तो लो जी इन पे टिक लगा के आ जाएंगे। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा वो ऐसे काम कर सकते हैं। एक कैटेगरी के बच्चे तो क्या करेंगे, सिर्फ बी पे टिक लगा के आएंगे, कहेंगे ठीक है जी कंटेक्स्ट ग्रामर है तो CFL तो है ही है, टिक लगा के छोड़ के भाग आएंगे, और बोलेंगे कि हमने तो सॉल्व भी नहीं किया, देखो हमने कितनी इंटेलिजेंस लगाई एंड सो ऑन। बट वो बेवकूफी करके हैं गेट एग्जाम में। अच्छा, जो उनसे थोड़े से इंटेलिजेंट होंगे वो CFL CSL RE इन पे टिक लगा के आ जाएंगे। लेकिन जो अच्छे होंगे, जो बिल्कुल इंटेलिजेंट होंगे, ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है भाई, देख पा रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रैंक डिसाइड करवाएंगे। टॉप 100 में इस टाइप के क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं ला सकते। समझ पा रहे हो, इतने बेसिक और इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। धोखा है, जहां धोखा हो रहा है ना तो समझ लेना भाई गेट एग्जाम इतना इजी नहीं है। प्रोफेसर्स को पता है बच्चा कहां फंसता है, और वो वही क्वेश्चन बना के डालेंगे। हाँ जी, तो लेकिन जो बच्चा सॉल्व करके आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो रेगुलर है, तो फिर सब पे टिक लगा के आएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आई थिंक आ रहा होगा आपको समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी एक सिंपल बात याद रखना भाई, देखो ये शॉर्टकट जो बच्चे ने लगाया था ना, CFL पे टिक लगा के एंड सो ऑन, अगर मेरे पास ए ऑप्शन ना गिवन होता तब मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, मैं BCD पे सीधा चुपचाप से टिक लगा के आ जाता। समझ पा रहे हो, मतलब ए ऑप्शन गिवन ना होता, ये ऑप्शन हमारा ए होता, है ना, ये ऑप्शन हमारा बी होता, ये सी होता, और डी हमारा नन होता, तो आप ABC तीनों पे टिक लगा के आ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि रेगुलर वाला इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो मैं करूं क्या, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो मतलब इन द सेंस डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको अगर रेगुलर वाला ऑप्शन नहीं गिवन
तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज देखने की जरूरत ही नहीं है, ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई जो ग्रामर आपने लिखी है जो लैंग्वेज पैदा कराएगी वो सीएफएल तो 100% कराएगी, सीधी सी बात है भाई। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखे तो सीएफएल तो आनी है। टेंशन पैदा ये होती है जब रेगुलर वाला ऑप्शन नजर आ जाए। तो अगर दोबारा से बोल रहा हूं, अगर रेगुलर वाला ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा गेट एग्जाम में, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हो तो सीएफएल तो उसने पैदा करनी है, और सीएफएल है तो सीएसएल है तो आ रही है, तो तीनों ऑप्शन पे टिक लग जाएंगे, मतलब ये ए बी सी पे टिक लग जाएगा, हमारा काम खत्म है, आपको सॉल्व नहीं करना। ये आपके लिए इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन है, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। बट बार बार बोल रहा हूं, जितनी बार बोलो उतनी बार कम है। बट अगर रेगुलर ऑप्शन में गिवन है तब आप फंस सकते हैं, तब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, पता नहीं शायद कि रेगुलर लैंग्वेज ना पैदा हो रही हो, अगर रेगुलर लैंग्वेज पैदा हो रही हो तो फिर इस ऑप्शन पे भी टिक लगेगा। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, यही पावर है एमएसक्यू की। मैं आपको बात बता रहा हूं, एमएसक्यू से प्रोफेसर्स के पास ट्रिमेंडस पावर आ गई है, उतने ब्यूटीफुल इतने अच्छे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है जी, ओके, क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है जी। अच्छा वही बात है भाई, अगर कोई हमारे पास कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हमने लिखी होती, वही बात हमने अभी कोई लिखी नहीं है, बट अगर कोई कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हमारे पास होती, अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की, वहां पे भी मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, तो बट स्टिल मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। अगर आपके पास कोई कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर गिवन है और आपसे पूछता है कि लैंग्वेज जनरेटेड विल बी व्हाट, एलजी विल बी इक्वल टू व्हाट, रेगुलर, सीएफएल, ये ऑप्शन अगर गिवन है गेट एग्जाम में, तो आपके दिमाग में टेंशन आएगी, आपको इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग एलजी प्रॉपर निकाल के देखनी पड़ेगी, कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रही है। लैंग्वेज जनरेट करने के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि रेगुलर तो नहीं है, सीएफएल तो नहीं है, उसके बाद फिर आप आराम से काम कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों ऑप्शन गिवन ही नहीं है, सीधा सीधा आपको कह देगा कि इट इज सीएसएल या एलजीएस आ रही, तो आपको इसको सॉल्व किए बिना आंसर कर देना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मेन बात जो क्रक्स है वो क्रक्स ये है भाई, जो ज्यादा पावरफुल ग्रामर है वो कम जो छोटी वाली लैंग्वेजेस है उनको पैदा करा सकती है, मतलब इन द सेंस कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से आप रेगुलर लैंग्वेज पैदा करा सकते हो। मैंने भी आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, जो अभी रिवीजन करा रहा था, आधे घंटे की मैंने रिवीजन कराई है, वहां पे सारी बात बोली है। बट वही बात इस एग्जांपल के थ्रू मैं दोबारा से ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि जितनी बारी मैं बात को बोलूंगा अलग अलग एंगल से बोलूंगा और आपको हर एक एंगल से समझ में आनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है तो रेगुलर लैंग्वेज पैदा कर सकती है, ऐसे ही कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो भी रेगुलर लैंग्वेज पैदा कर सकती है, और इवन जो टाइप 0 ग्रामर है वो भी रेगुलर लैंग्वेज पैदा कर सकती है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि रेगुलर ग्रामर है और उससे मैंने कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पैदा कर दी, ये बात ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर सिंपल देखो इंप्लीकेशन वाली बात है, मतलब मैं बोलता हूं इफ लैंग्वेज इज रेगुलर, सॉरी इफ ग्रामर इज रेगुलर देन लैंग्वेज जनरेटेड इज सीएफएल, हां जी बात एकदम ठीक है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मैं बोल देता कि सीएफएल बट नॉट रेगुलर, तो ये बात गलत हो जाएगी। आई थिंक मैंने सब रिवीजन में आपको समझा रखा है, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो सिंपल बात इतनी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास कोई रेगुलर ग्रामर है, मैं कहता हूं मैंने उसे एक सीएफएल पैदा करा दी जो कि रेगुलर नहीं है, बात एकदम बकवास है, ऑब्वियस सी बात है ना। मतलब जो छोटी कैटेगरी की ग्रामर है, मतलब जो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, वो बड़ी वाली लैंग्वेज को पैदा नहीं कर सकती। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं काफी बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। बड़ी कैटेगरी वाली ग्रामर, मतलब जो पावरफुल ग्रामर है, वो छोटी छोटी लैंग्वेजेस को पैदा कर सकती है, लेकिन अगर छोटी ग्रामर की मैं बात करूं, वो बड़ी लैंग्वेजेस को पैदा नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। मतलब मैं सिंपल बात बोलूं कि मैंने एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दी, वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर मेरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पैदा करवा रही है, बात एकदम ठीक है। बट अगर मैं कह दूं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में लिखे जो कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पैदा करा रही है, लेकिन वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, ये बात बकवास है। बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री, मतलब मैंने छोटी वाली ग्रामर से बड़ी वाली लैंग्वेज पैदा कराने की कोशिश की, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, जो बेसिक पॉइंट है वो आप पकड़ गए होंगे, ठीक है ना। तो दोबारा से बोल रहा हूं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको दिन रात कंफ्यूज करते रहेंगे, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूं। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ने कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पैदा कराई, बात एकदम ठीक है, मैं मान जाऊंगा आपकी बात, है ना, क्योंकि उसने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ने पैदा क्या कराई, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और एवरी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आल्सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ने ऐसी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पैदा करके दिखा दी जो कि कंटेक्स्ट फ्री नहीं है, वो बात एकदम गलत हो जाएगी। आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो वही बात है, छोटी बड़ी वो सब याद रखना, है ना, मैंने अच्छे से समझा दिया। चलो ठीक है जी, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत डीप में और बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब हम अपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं और कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। तो एक्चुअल लेक्चर अब आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। कितनी देर में स्टार्ट हुआ भाई, लगभग 45 मिनट्स, पौना घंटा हो चुका है, 1 घंटे का हमारा लेक्चर होता है, तो 45 मिनट्स तो हमने पुरानी बातें ही करी हैं। अब अपना हमारा एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है जी। चलो शुरू हो जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। हाँ जी, तो कंस्ट्रक्शन के मैंने क्वेश्चन पहले बहुत सारे पार्ट 1 में करा रखे हैं, प्लीज मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई ये वीडियो आपके लिए बकवास हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं बेसिक्स रिवाइज नहीं कराऊंगा बार बार। चलो जो शुरू हो जाओ, पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, a पावर m
b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n। बहुत सिंपल है। देखो भाई लैंग्वेज ये है, मेरे को इतना बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2n से आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। a पावर m b पावर n सच दैट m इज इक्वल टू 2n, ये मैंने कराई थी कि नहीं कराई थी? बोलो कराई थी? हाँ जी बिल्कुल कराई थी। m इज इक्वल टू 2n है तो आप इसको घुमा फिरा के कैसे लिखा करते थे? a पावर 2n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको बार बताता हूँ भाई, m और n बस इसमें कंपैरिजन दीजिए, कुछ नहीं बताया तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? दोनों के दोनों हम 0 ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने m इज इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे मैंने 2n चढ़ा दिया, a 2n bn और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने सिंपल बात बोल दी। अब इसके लिए ग्रामर आपको लिखनी क्यों नहीं आती? इसमें क्या टेंशन है, आप लिख के आराम से भाग सकते थे। क्या? s इंप्लाइज डबल ए एस बी और नल, काम खत्म। ठीक है जी, तो ये लिख दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने ये लिख दी। तो जब भी इस तरह से आएगा ना तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप वैल्यू लगा दिया करो तो आपके पास फटाफट आंसर आएगा। m इज इक्वल टू 2n है तो क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे 2n भर लो, यहाँ पे n भर लो, तो एक झटके में समझ में आ जाएगा। ये 2 गुना होंगे इससे, ये डबल है इससे, तो सीधी सी बात है यहाँ डबल कर दो, यहाँ पे सिंगल रख लो, काम खत्म हो जाएगा। 2:1 आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना? तो डबल एस बी और नल, ठीक है जी, ये काम तो हो गया। लेकिन अब इसने क्या कहा कि m बड़ा होना चाहिए, ग्रेट मतलब m बड़ा या बराबर हो सकता है 2n से, समझ पा रहे हो? तो बड़ा या बराबर कैसे करें, मतलब a फालतू चाहिए। आप सिंपल बात इतनी बात करो, इतना काम आप कर चुके हो, अब आपको a फालतू चाहिए, तो a फालतू चाहिए आप क्या करोगे भाई? आप भागोगे किससे? a से, और a से आप जितने चाहो उतने पैदा कराते रहना, आपका काम वही खत्म। इट्स जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखो a पावर m b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्या टेंशन थी आपको भाई? पहले a और b बराबर करते थे, a s b, है ना? a s b और नल करके बराबर कर लेते थे, बराबर करने के बाद ये ज्यादा चाहिए होते थे तो हम क्या कहते थे भाई? a करके भागो और a से जितने चाहो उतने a पैदा कराते रहना आप लोग। तो वही चीज मैंने यहाँ करके दिखा दी, तो क्या टेंशन है आपको? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n बोल दो या m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n बोल दो, लगभग सारी एक जैसी तो है, बस पहले मेन बात, मेन क्रक्स आप पकड़ लो भी, पहले इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद आगे देखना जो भी करना होगा आप करते रहना। तो मैंने पहले इक्वल कर लिया, इक्वल करने के लिए मतलब ये m इज इक्वल टू 2n के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो हमने बोल दिया डबल ए एस बी और नल, हमारा बात खत्म, इक्वल बात होगी। अब ये फालतू चाहिए थे तो फालतू चाहिए तो ए और ए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा ये तो वही बात है भाई, ये जो ए आप पैदा कराओगे वो बीच में आएंगे, है ना? बीच में आते चले जाएंगे ना, लेकिन हम चाहते हैं कि शुरू शुरू में आए, है ना? तो वही बात है, दूसरे सेल से हम लिख सकते थे। तो इसको लिखने का एक और स्टाइल क्या था भाई, हम ऐसे बोलते s गोज टू डबल ए एस बी और नल, है ना? और ये s1 मान लो, है ना? और फिर s गोज टू a s1, है ना? और a गोज टू a और नल, बस हमारी बात वही खत्म हो जाएगी। इस तरह से बात कर सकते, बहुत तरीके हैं। प्लीज मैं से बार-बार चीजें रिपीट मत कराओ, मैं आपको पहले काफी बार समझा चुका हूं, है ना? मिनिमम स्ट्रिंग देखना होता है, कौन सा पैदा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, तो वहीं से हम लोग समझ पाते हैं। जैसे अब देखो, अगर मैं यहाँ पे a कर देता तो आपको कोई टेंशन वाली बात थी? बताओ क्या ये बात चलेगी कि नहीं चलेगी? प्रॉपर चलो ठीक है, यही करता हूं। बोलो भाई, ये पहले इसको नोट करो, चलो नोट करो, है ना? ये और ये एकदम बराबर है। अब मैं आपसे वही बात पूछ रहा हूँ, बार इससे चीजें बार-बार मैं बता रहा हूँ, प्लीज वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, मैं बार-बार चीजों को रिपीट करूंगा, तो प्लीज मेरे को मेरे ख्याल से रिपीट नहीं करना चाहिए, बट सिर्फ एक बार और बोल रहा हूँ। बताओ भाई, क्योंकि वही बात है, नया वीडियो तो फिर को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देना चाहिए पुराना भी। बोलो भाई, क्या ये चलेगी कि नहीं चलेगी? मिनिमम स्ट्रिंग देखा करो अभी। देखो भाई, अब देखो इसमें as1 पे हम लोग आएंगे तो s1 गोज टू डबल ए s1 भी और नल, मतलब यहाँ से हम लोग आराम से लाते रहेंगे, मतलब 2:1 में हम चलते रहेंगे, ए डबल आते रहेंगे बी से, हमारी बात चलती रहेगी, इसमें हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नल से हम लोग भाग भी सकते हैं, बट ए का क्या चक्कर है भाई? ए और ए इसने बोल दिया, है ना? ए और ए कहने का मतलब क्या होगा? कम से कम ए के पैदा तो जरूर होगा ही होगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, एस से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ए एस वन हम करेंगे, s1 से तो नल करके भाग जाएंगे, बट ये ए क्या बोलेगा भी कम से कम एक जरूर पैदा कराओ। बट यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कह रखा, मैंने बोल रखा है m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जब m और n दोनों जीरो, देखो n की वैल्यू आपने 0 मान ली तो m भी हमारा 0 हो सकता है, मतलब नल स्ट्रिंग इसमें है। आई थिंक समझ पा रहे हो, बेसिक सी बात है भाई। इक्वल भी तो हो सकता है, इक्वल हो सकता है तो फिर m और n दोनों 0 होंगे तो नल भी तो आएगा, बट इस ग्रामर से आप नल पैदा नहीं करा पाओगे, इसलिए ग्रामर गलत हो जाएगी। इस स्टाइल से गेट एग्जाम में ऑप्शंस निकल के आएंगे जो आपको पहचान होते हैं। बार-बार समझाता हूं, बाउंड्री एनालिसिस, कॉर्नर में प्रॉब्लम होती है, घरों में मिट्टी या कूड़ा कहां पे होता है? कॉर्नर्स में होता है, कॉर्नर्स को बहुत ज्यादा क्लीन कराया जाता है ना? तो सीधी सी बात है भाई, कॉर्नर में ही प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल कॉर्नर वाले बिल्कुल छोटे-छोटे स्ट्रिंग देखा करो। बड़े-बड़े में क्या टेंशन है भाई? ये ए बैठा है, रिकर्शन बैठी है, जितने चाहेगा उतने पैदा करा लेगा, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिक्कत का आएंगे छोटे-छोटे स्ट्रिंग में दिक्कत आएगी, तो वो पैदा करा के देखा करो। जैसे मैंने ए डाला, हमारी बात नहीं बनने वाली, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे नल रख करके ही भागना पड़ेगा। तो आप एक ऑप्शन बेशक से और बना सकते थे, है ना? तो ये और ये बराबर है हमारे पास, ये दोनों चीजें ठीक हैं। बट अगर हम ये चीज कह देते, अगर हम ये चीज कह देते, कहां लिखूं भाई? चलो यहाँ नीचे लिखता हूं, है ना? अगर हम ये चीज बोल देते कि s गोज टू a s1 और s1 गोज टू डबल a s1 b और नल, और a गोज टू a और a, ये एक बकवास है, ठीक है? ये बराबर नहीं है, आई थिंक आप समझ, क्योंकि ये बोलेगा कम से कम a की तो आना ही चाहिए,
है ना। यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं बोली गई, कम से कम एक आना चाहिए, क्योंकि आपकी फिर वही बात है, मन में आ सकता है कि सर यहाँ पे भी तो आपने ए और एक बोला है, अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई, एस गोस टू नल भी तो है हमारे पास, तो वो काम कर देगा, नल चाहिए तो यहाँ से नल लाओ ना, जरूरी है यहाँ से नल लेके आना है। आई थिंक समझ पा रहे हो, बेसिक बेसिक सी बातें आपको क्लियर हो रही होगी सबको, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। तो ये देखो भाई 2:1 यहाँ से हम लोग लगाते रहेंगे, डबल एस बी, भागने का तरीका नल भी होगा, नल से नहीं भागना चाहते तो ए करके भागना, ए करके भागोगे तो फिर यहाँ से आप जितने जाओगे उतने पैदा कराते चले जाओगे, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो ए के फालतू चाहिए था, तो ओ सॉरी नहीं बात बनेगी, बिल्कुल ठीक, आप लोग ठीक सोच रहे थे, मैं गलत सोच रहा था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखो भाई नल हमें चाहिए, है ना, नल नहीं लाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि सिंगल ए पैदा नहीं होगा। देखो वही बात है, देखो अगर आपने ए करके भाग गए तो S goes to AA, sorry for that, you were right, I was wrong, ठीक है। हाँ, तो S goes to AA, A goes to A करके भागोगे, तो मतलब कम से कम 2 ए फालतू आएंगे, एक ए फालतू आप सारी उम्र नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो एक ए फालतू लाना था, तो हम लोग फंस गए। तो देखा वही बात है, जैसे एनालिसिस करते जाओगे आपको अपने आप से समझ आते चलेगा, समझ पा रहे हैं ना भाई। 2:1 ए डबल आते चल जाएंगे, बी से भागना इधर का है तो नल होगा, लेकिन नहीं भागना चाहते आप नल से, तो आप ए करके भागोगे, जैसे ए करके भागोगे तो ए पे आओगे तो जितने मर्जी ए पैदा करोगे, या फिर एक ए से यहाँ से भागोगे, तो मतलब कम से कम 2 ए फालतू जरूर लाओगे, वो दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए हम क्या बोलना चाहिए था यहाँ पे, नल, ठीक है। तो अब जाके दोनों इक्विवेलेंट हो गए, बट ये चीज इक्विवेलेंट नहीं आई। अब वही बात है, वही खींचने वाली बात हो जाती है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात चल रही है तो मैं कर लेता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो पहले आराम से, ठीक है। हाँ जी, एक तरीका और क्या बनता था, एक तरीका हमारे पास ये बनता था, हम लोग ऐसे करते थे, एस इंप्लाइज डबल ए एस बी और नल और ए, ठीक है, और ए गोज टू ए और ए, ये बात एकदम ठीक है भाई, यहाँ पे हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो भाई 2:1 में हम ए और बी लेके आते रहेंगे, भागने का तरीका हमारा नल चलता रहेगा, है ना, विजिबल है ना, हाँ ठीक है, भागने का तरीका हमारा नल चलता रहेगा, और अगर आप नल से नहीं भागना चाहते तो आप ए से भागोगे, और ए पे आ गए तो सिंगल ए पैदा करा सकते हो, बस मेरे को ये चीज चाहिए थी, सिंगल ए पैदा जरूर होना चाहिए था। सिंगल ए यहाँ से पैदा होगा, 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए जितने चाहिए आप उतने पैदा करा सकते हो, मतलब फालतू जितने चाहिए आप जितने आराम से लेके आ सकते हो, यहाँ पे हमारा काम चलता रहेगा। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, यही तरीके होते हैं गेट एग्जाम में चेकिंग के, बेसिक वे यही है। जो भी गेट एग्जाम में ऑप्शंस नजर आएंगे वो इसी स्टाइल से नजर आएंगे, जहां पे आपको शायद थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो बस ये सब चीजें चेकिंग आपको आनी चाहिए, बस और कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं, ठीक है, हटा रहा हूं मैसेज को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है a पावर m b पावर n m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n प्लस 3। देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, a पावर m b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n प्लस 3। तो पहले सिंपल काम करना, इक्वल वाली बात, इक्वल वाली बात मतलब a पावर m b पावर n सच दैट m इज इक्वल टू 2n प्लस 3। अब यहाँ से थोड़ा और अच्छा काम कर लो, mn में दिक्कत लगती है, तो a पावर 2n प्लस 3 b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही बात है, पहले आप ये इक्वल वाला काम करो, उसके बाद सिर्फ एक्स्ट्रा वाला काम करना। तो इक्वल वाला काम आई थिंक आप जानते हो क्या करना है भाई, देखो ऐसे बात करना, ये डबल ए मतलब ये ए 3 को मारो गोले 2n और n मतलब डबल ए एस बी 2:1 चलते रहेंगे, और भागने का तरीका देखो भाई 3 ए चाहिए थे, तो भागने का तरीका ट्रिपल ए छोड़ना, ये तो होगा जी हमारे पास a पावर 2n प्लस 3 bn। आई थिंक इतना क्लियर हो गया सब लोगों को, है ना, ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। अब क्या कह रहे हैं भाई, m बड़ा होना चाहिए था इससे, तो मतलब ये a फालतू होने चाहिए थे, तो a फालतू जो जितने मर्जी फालतू करवा लो, तो क्या दिक्कत है, भागने का तरीका बोलो भाई, है ना, या तो ऐसे भाग जाना, या फिर क्योंकि इक्वल क्या रखा ना इसलिए हम इस ट्रिपल ए से भी भाग सकते थे, या फिर हम बोल देते ए, है ना, ए पे आकर के आप बोल देते ए और नल। आई थिंक अब मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए ना, देखो ए बोला है मैंने, तो एक ए फालतू चाहिए था तो हम ए से नल करके भाग सकते थे, यहाँ से सिंगल ए आ जाता है एक्स्ट्रा, और फिर ए से हम ऐसे करके भाग सकते थे, या फिर 2 3 4 जितने चाहो उतने हम लोग पैदा करा सकते थे। बट वही बात है, एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ पे हो रही है, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे क्या गड़बड़ हो रही है भाई, ट्रिपल ए एक्स्ट्रा चाहिए थे हमें, है ना, ट्रिपल ए एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो ट्रिपल ए से भी भाग सकते थे, और फिर अगर आपने यहां से भागे तो एक बात ये समझो, देखो आप कैसे स्ट्रिंग पैदा करा दोगे, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। देखो भाई दिक्कत जब भी लगती है ना, छोटे से छोटे स्ट्रिंग में दिक्कत आती है, छोटे से छोटा स्ट्रिंग देखो यहां से क्या पैदा करा सकते हो, देखो भाई S गोज टू डबल एस बी या ट्रिपल ए या ए, तो सिंपल बात है, मैं से बोलता हूं S गोज टू ए मैं लगा सकता हूं ना,
और ए गोस टू नल हो सकता है ना, तो इसका मतलब घुमा फिरा के मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल ए में पैदा करा दूंगा। और क्या ये लैंग्वेज सिंगल ए क्या कहेगी? नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि एन और एम मिनिमम 0 0 मान सकते हो, तो जब आपने एन की वैल्यू 0 मान ली तो इसका मतलब क्या हुआ, m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि आपने तो सिंगल ए पैदा करवा दिया भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बात नहीं बनने वाली। मतलब कम से कम 3 ए जरूर होने चाहिए थे, इस बात को पकड़ो, कम से कम 3 ए जरूर चाहिए थे, तो ये काम नहीं कर पाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो फिर क्या करें भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 ए हमारे पास है ना, तो इसके पीछे ये लगा दो, हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये समझ गए, ये चीज गलत है भाई, है ना, ये ग्रामर काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटे सिंह देखा तो मैंने ए पैदा होगा, ए पैदा तो मेरे को ये बचेगा ही नहीं, है ना, ए तो मेरे पास इस लैंग्वेज में है ही नहीं, तो ये दिक्कत है बहुत बड़ी। ऐसे ही डबल ए भी ला सकते थे, है ना, तो डबल ए भी नहीं है इस लैंग्वेज के अंदर, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो मतलब घुमा फिरा के मैं क्या करना चाहता था, ऐसे भागने का तरीका जो ट्रिपल ए रहता, या फिर ट्रिपल ए से एक्स्ट्रा एज मुझे चाहिए थे, इस बात को पकड़ो प्लीज, बहुत ध्यान से पकड़ने की कोशिश करो। डबल ए एस बी तो 2:1 हम लोग चलते चले जाएंगे, और एक्स्ट्रा ए भागने का तरीका 3 थे, तो 3 तो चाहिए थे। अब उससे फालतू मुझे और एज चाहिए, 3 से फालतू एज चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 तो है ही है, इससे और फालतू ए पैदा करवाना, तो यहीं पे ये लगा के भागो ना भाई, एक्स्ट्रा क्यों घुसाते हो? बात समझ में आई? तो हमें प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए था, तो इस पे काटा लगा लेना भाई, ठीक है, ये गलत है, जो कॉमन सेंस आप सोच पा रहे हो ये चीज गलत है। तो बेटर वे क्या है भाई, एस गोज टू डबल ए एस बी और ट्रिपल ए ऐसे बोलो, और ए से फिर जितने चाहो उतने ए पैदा और कराते चले जाना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। नल रखना बहुत जरूरी है भाई, अगर नल नहीं रखोगे तो फिर 3 एक्स्ट्रा नहीं आ पाएंगे, और 3 मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे, आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे, है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना। मैंने को बहुत ज्यादा नहीं बोलना, जितना मैं बोलता चल जाऊंगा ऐसे तो फिर सुबह से लेकर शाम तक मैं एक ही क्वेश्चन में फंसा रह जाऊंगा, आप लोग कर नहीं पाओगे। तो बार बार बोलता भाई, टिप ऑफ आइसबर्ग 10% में बोल रहा हूँ, 90% नीचे हिडन है, वो आप निकालो, आपने जितना दम है उतना निकाल लोगे। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। मेरे को यहाँ नल क्यों भरना है, होमवर्क है प्लीज आप अपने आप से लिखना हो, यहाँ पे नल क्यों हमने डाला है, ए क्यों डाला, एंड सो वो सब क्यों नहीं डाला, है ना। और ट्रिपल ए के पीछे ए क्यों डाला, ये भी अच्छे से प्रॉपर पॉइंट्स में लिखना चाहिए, जितना लिखोगे उतनी जल्दी चीज समझ में आएगी। ठीक है, ओके, तो दिस इज द एग्जैक्ट ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो मेन बात बस यहाँ पे ये चीज कंसेप्ट समझने का था कि 3 ए आ गए, तो 3 ए से ऊपर और एक्स्ट्रा मुझे जितने चाहे उतने ए चाहिए, तो ऊपर और पैदा करने का तरीका तो मुझे पता है, ए और नल, ठीक है, 0 2 ए 0 ए 2 ए 3 ए 4 ए 0 ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए, जितने चाहो मैं उतने यहाँ से पैदा करा सकता हूँ, लेकिन 3 ए से और एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए 3 ए के पीछे मेरे को ये डालना चाहिए था। आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल पे अब हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं, मैसेज को हटा दूं, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है m इज इक्वल टू n और m इज इक्वल टू 2n। हाँ जी, a पावर m b पावर n सच दैट m इज इक्वल टू n और m इज इक्वल टू 2n। वही बात है भाई, देखने में थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है, ये सब क्या कर रखा है, 1% की भी टेंशन की बात नहीं है, आप आराम आराम से चलो। तो ये और वाली बात है ना, तो आप और को अलग अलग कर लो, मतलब इन द सेंस मैं ऐसे बोलूंगा, स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको समझने में। a पावर m b पावर n सच दैट m इज इक्वल टू n यूनियन, ठीक है, और वाली बात मतलब यूनियन a पावर m b पावर n सच दैट m इज इक्वल टू 2n। इन दोनों का यूनियन है भाई ये लैंग्वेज। आई थिंक आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होंगे, या तो m और n बराबर है या m है 2m, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब वही बात है भाई, इसको और अच्छे से लिख लो। इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं भाई, a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूनियन, क्या लिखेंगे भाई, a पावर 2n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यूनियन का मैंने आपको स्टैंडर्ड वे समझा रखा है भाई। क्या स्टैंडर्ड वे होता था भाई, जैसे देखो ये S1 काम कराएंगे, ये S2 काम करेंगे, तो S1 से प्रोडक्शन रूल लगा लगा करके हम लोग ये ग्रामर जनरेट करवाएंगे, सॉरी ये लैंग्वेज जनरेट कराएंगे, और S2 से प्रोडक्शन रूल लगा लगा करके हम लोग ये लैंग्वेज जनरेट करवाएंगे, और फाइनली बोल देंगे S implies S1 और S2, हमारा काम खत्म। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैं सब समझा चुका हूं आपको। तो ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट से। S1 बोलो भाई, S1 ये तो बड़ा आसान है, क्या बोलोगे भाई, ASB और नल, काम खत्म। S1 है तो S1 लिख लो भाई, नहीं तो गलत हो जाएगी। ये गलतियां भी होंगी गेट एग्जाम में, ऐसे ऑप्शन बना के दे देंगे, S1 implies ASB और नल, यहाँ पे वन लगाना भूले नहीं है, वो आपको फंसाने के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाएगी गेट एग्जाम में। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे पता है गेट एग्जाम में 99.99% स्टूडेंट्स हमारे नर्वस होते हैं,
और जब वो नर्वस होते हैं तो वही बात है, दिक्कत होती है, वो नजर नहीं आता, लिखा कुछ होता है लेकिन आप कुछ और पढ़ के कुछ और ही आंसर करके आ जाते हो, तो सिली मिस्टेक्स ऐसे तो होती हैं। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, S1 इंप्लाइज A S1 भी होना चाहिए, AS भी नहीं चलेगा, S तो फिर ऊपर होगा हमारे पास, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो S1 इंप्लाइज AS1 भी होना। ऐसे धोखे होते हैं गेट एग्जाम में, प्रोफेसर को पता है बच्चा कहां फंसते, तो वहां फंसाने के लिए सब काम करते हैं। अच्छा जी, S1 इंप्लाइज AS1 भी। अच्छा जी, उसके बाद फिर S2 AS1 भी और नल, ये काम हो गया। इसके लिए तो बड़ा आसान है, डबल A S2B और नल, बात हमारी बन गई है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा था। अब बस फाइनली आप क्या बोलोगे, S इंप्लाइज S1 और S2, बस हमारा काम खत्म। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज माय फाइनल ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज। मेरे ख्याल से मेरे को इसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेन जो मजेदार क्वेश्चन है वो ये है, ये देखो, ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसका देखो कैसे आप आंसर करोगे। हटा रहा हूं मैं, इसको हटा दूं, हाँ जी, आप देखो, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है, पहले तो इसका मतलब समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है भाई a पावर m b पावर n such that m is less than equal to n is less than equal to 2m। मतलब मैंने ना n की रेंज दे दी, m और 2m के बीच में होना चाहिए n। बात समझ आ रही है? तो मतलब इन द सेंस, मैंने अगर a2 ले लिया, मतलब m इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, तो n की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी या बराबर होगी। बात समझ आई? m इज इक्वल टू 2 लेने का मतलब ये चीज होगी। तो मतलब m2 लिया, तो मतलब मैंने 2a ले लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 2b भी ले सकता हूं, या फिर 3b भी ले सकता हूं, या फिर 4b भी ले सकता हूं। तो तीनों के तीनों स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो प्लीज इस बात को अच्छे से समझ लो भाई, है ना। हमें क्या करना है, a पावर m b पावर n सच दैट, ये जो हमारा केस है, मतलब m इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 2m, ये एक रेंज दी हुई है, तो ये चीज है। और प्लीज इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ लिंक करने की कोशिश मत करना, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा था, m इज इक्वल टू n और m इज इक्वल टू 2n। तो ये क्वेश्चन क्या कहता था, ये क्वेश्चन कहता था कि अगर हमारे पास a 2 है तो या तो b 2 होंगे या फिर b 4 होंगे, लेकिन इसने 3 वाला केस भी बीच में घुसा दिया। रेंज वाली बात है ना, सीधी सी बात है। और देखो, अगर m इज इक्वल टू 3 हुआ तो n की वैल्यू 3 से 6 के बीच में आएगी, तो मतलब ट्रिपल भी चलेगा, ट्रिपल ए 4 भी चलेंगे, ट्रिपल ए 5 भी चलेंगे, और ट्रिपल ए 6 भी चलेंगे। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन बोल रहा है भाई, ये चीज कह रही है। बट ये जो यूनियन वाली बात थी, ये क्या कहती थी, ये कहती थी या तो इक्वल होंगे या डबल होंगे, बस दो ही चीजें हैं, इक्वल या डबल। लेकिन ये इक्वल और डबल के जो सारे लेके चलता है, तो मतलब ये क्या कहता था, अगर हमारे पास a 3 है तो या तो 3 भी रहेंगे, या फिर a 3 है तो 6 भी रहेंगे। बात समझ आ रही है? ये डिफरेंस है माइन्यूट सा, जो आपको पकड़ में आना चाहिए था। तो ये सेम नहीं है। बात पकड़ में आई? अब मेन बात आएगी भाई, इसके लिए हम लोग ग्रामर कैसे लिखें। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अजीब है ना, पता नहीं कहां से कैसे कैसे स्ट्रिंग पैदा होते चले जा रहे हैं। नहीं है अजीब, बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर मैं पहले स्ट्रिंग लिखता हूं तो शायद आप लोग पकड़ पाएंगे। देखो भाई, ये ट्रिपल भी देखो, पता है कैसे आएगा, मैं चाह रहा हूं आप इंट्यूशन से आंसर कर जाओ। देखो ये कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूं। ए बी है ना, फिर ए बी है ना, ये आ गया ट्रिपल भी, तो समझ गए ASB, सिंपल है। ये कैसे आएगा, ये देखो ये ऐसे आएगा, ए बी, ठीक है, ए, फिर बीच में ना किसी जगह डबल बी ले आना, फिर ए और बी, तो 3 ए और 4 बी पैदा हो गए। बात समझ आएगी नहीं? कितनी सिंपल बात है, देख पा रहे हो? तो मतलब या तो देखो एक ए और एक बी, ये ठीक था, फिर इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग में 2 बी ले आया, और इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक भी ले आया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या माना था भाई, 2 बी, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बी, और इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बी। मैंने ऐसे चला था। आप चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आप ऐसे ही बोल सकते थे, ट्रिपल ए और 4 बी थे ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये देखो, एक ए 2 बी, है ना, अच्छे से लिखता हूं, एक ए 2 बी, यहाँ पे एक ए बी, यहाँ पे एक ए बी, तो मतलब इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 2 बी ले लिए, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 1 बी ले लिया, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 1 बी ले लिया। ऐसे चल सकता था। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, 3 ए और 5 बी का मतलब क्या होगा, एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 2 बी ले लिए, फिर एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 2 बी ले लिए, और फिर एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 1 बी ले लिया। ऐसे भी मैं चल सकता हूं, मतलब 2 ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 2 बी लिए हैं, और एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 1 बी ले लिया, तो हम
ये लेके आ सकते हैं। और ये तो भाई एक्सट्रीम केस है, ये क्या कहेगा भाई हर एक ए के कोरस्पॉन्डिंग आपको दो दो भी लेने पड़ेंगे तभी 6 भी आएंगे, नहीं तो कहां से लाओगे, समझ पा रहे हो। तो बस अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपके माइंड में ग्रामर आ गई होगी। यही सबसे बेस्ट वे है, इंट्यूटिव स्टाइल। नो डाउट टाइम लगता है हमें काम को करने में, लेकिन ये इतने पक्के और इतने ब्यूटीफुल कंसेप्ट आपके बना देगा कि आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब लाइफ टाइम टीओसी नहीं बोलोगे, एक बार आप मेरे से पढ़ लो उसमें लाइफ टाइम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हद तक मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। समझ में आया। अब देखो मैं ग्रामर कैसे लिखूंगा, अब तो बड़ा आसान है, अब टेंशन ही क्या रहेगी। ये लो एस इंप्लाइज ए एस बी और नल और ए एस डबल बी, बस काम खत्म। क्या रहेगी थी ग्रामर, क्या रहेगी थी। आई थिंक आप पकड़ गए हो गया ना, क्योंकि देखो कभी तो मैं अपनी मर्जी से ए को दो बी से रिप्लेस कर रहा हूं, कभी मैं एक ए को एक बी से रिप्लेस कर रहा हूं, समझ पा रहे, कभी एक ए को दो बी से रिप्लेस कर रहा था, कभी एक ए को कभी एक बी से रिप्लेस कर रहा था, और भागने का तरीका हमारा नल चल ही रहा है ना। तो तरीका समझ पा रहे हो कि हमारी बात बन जाएगी। नल क्यों से भाग रहे हैं, क्योंकि इक्वल भी तो हो सकता है, एनाग्राम इक्वल भी तो हो सकते थे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो लो जी हमारी ग्रामर लिखी गई, स्टैंडर्ड वे है एकदम मेरे ख्याल से, और मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम क्लियर क्लियर हो गया होगा हमने कैसे लिखी है ना, इस स्टाइल से, है ना, मैं ख्याल हो गया होगा क्लियर। और फिर भी अगर दिक्कत है, फिर भी अगर आपको दिक्कत है, तो मैं ये सजेशन दूंगा भी पार्ट 1 देखो अच्छे से, दोबारा से पार्ट 1 देखो। इसका मतलब आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं है ना, जो प्रीवियस वीडियो था कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेस्टिव ग्रामर पार्ट 1, मैंने ये सब चीजें वहां बेसिक से समझाई थी आपको अच्छे से, है ना, ए बी ऐसे करके प्रॉपर्ली समझाया था। चलो ठीक है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल पे अब हम लोग जंप करते हैं, हटा दो इस चीज को। हाँ जी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, चाहता तो मैं सीधा बोल के भाग सकता था ग्रामर, एक झटके में आंसर आता, बट वही बात है आपको कंसेप्ट क्लियर ना होते। अब एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है ना। अब मैं चाहता हूं आपके पास आंसर है, ये देखो, ये मैं चाहता हूं आप आंसर कर जाओ। अगर आप आंसर कर गए तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। हाँ जी, तो a पावर m b पावर n m इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 3m। बोलो भाई इसके लिए कैसे डिजाइन करोगे। बहुत आसान है भाई, रेंज वाली बात आ गई ना, m और 3n के बीच में रेंज है, n की वैल्यू क्या है भाई, m और 3m के बीच में है। आया समझ में कैसे करोगे। अरे बड़ा आसान है, मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, या दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं, बस काम खत्म। स्टैंडर्ड वे है एकदम स्टैंडर्ड, है ना। क्योंकि देखो भाई चाहिए आपको, तो देखो मैं a की n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, ठीक है, n की चलो 3 लो, अच्छा लगेगा आपको, 3 लेते हैं। n की वैल्यू अगर हमने 3 ले लिया तो मतलब मैंने 3 ले लिए। अब 3 ले लिए तो फिर मैं क्या क्या पॉसिबल है 20 के लिए, तो 3 भी लेके भाग सकता था, है ना, या फिर 4 भी लेके भाग सकता था, या फिर 5 भी लेके भाग सकता था, है ना, या फिर 6 भी लेके भाग सकता था, या फिर 7 भी लेके भाग सकता था, 3। अब देखो भाई वही बात है, मैं बोल रहा हूं ना साथ साथ लिख रहा हूं तो शायद गलती हो जाती है। 3 4 5 ये हो गए जी 6, ये हो गए जी 7। हाँ जी, तो या फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गलती नहीं होगी, अब मैं बोलूंगा नहीं, पहले लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब हमें पैदा करवाने हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी रेंज में आ रहे हैं। अब आप कॉमन सेंस से सोचो क्या करोगे भाई। अब देखिए ये तो सीधा है भाई, है ना, एक ए एक बी, एक ए एक बी, एक ए एक बी, इससे पैदा होगा। अच्छा जी ये कब काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा, एक ए दो बी, है ना, एक ए एक बी, एक ए एक बी। अब वही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। आप इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने दो भी भरे हैं, तो आप इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग भी शायद दो भी मान सकते थे, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग भी दो भी मान सकते थे। बट एक बात तय है कि एक बार दो भी लेना और बाकी फिर एक एक भी लेना है ना, मतलब एक एक भी, एक एक भी। मतलब इसको पैदा करने के लिए मैं बोलूंगा एक बार तो आपको प्रोडक्शन रूल लगाना है ये, और 2 बारी प्रोडक्शन रूल लगाना है ये। ऐसे भी इस हद तक अगर क्लैरिटी है ना, तो बताओ मेरे को गेट एग्जाम में किस हद तक डीप में जाएंगे। मैं एक एक इतने डीप में तो बातें आपको समझा रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, अब देखो इसके लिए बहुत तरीके निकलेंगे। ट्रिपल ए, देखो भाई ट्रिपल ए के साथ 1 2 3 4 5 बीज है ना हमारे पास। तो देखो एक तरीका तो क्या हो सकता है, एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग आप 3 भी ले लो, और फिर एक ए एक भी, एक ए एक भी, ऐसे चल लो। तो मतलब आप चाहते तो ये वाला प्रोडक्शन एक बारी लगा लेते इसके लिए, और फिर ये वाले प्रोडक्शन आपको 2 बारी लगाने पड़ते, है ना, ऐसे भी चल सकते थे। या फिर आप क्या करते थे, आप समझ पा रहे हो कि भाई ये वाले 2 बार लगा लेते और ये वाला 1 बार लगा लेते, बात बन जाती। एंड सो ऑन। अरे सीधी सी बात है भाई, 5 लाना है, 5 कैसे लाओगे, 3 और 2 5 भी ला सकते हो, 3 और ये सॉरी 3 और ये 2 बार लगाना पड़ेगा ना, तभी 5 आएगा, क्योंकि साथ साथ 3 ए भी तो चाहिए। सीधी सी बात है, 3 ए चाहिए तो हमें 3 बार प्रोडक्शन लगानी है। तो ये मतलब इनमें से कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 और 2 5 होता है, ये काम आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको 3 ए चाहिए, लेकिन फिर आप 2 ही पैदा करा पाओगे। तो 3 2 5 नोटेड होता है, बट ये काम आप यहां नहीं कर सकते क्योंकि हमें 3 ए चाहिए। तो मतलब ये ऐसे चलेगा, आई थिंक समझ पा रहे होगे ना। तो इसके साथ 2 ये कर लो,
या फिर 2 बार ये लगा लो और 1 बार ये लगा लो, है ना। तो 2 और 2 4 और 1 5 ऐसे बन सकता है। तो वही बात है, फैक्टर्स वाली बात है भाई। और मैं ज्यादा क्या इसमें वही बात है, और ज्यादा घुसूंगा तो फिर और बातें निकल के आएंगे। मैं इतना ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली सारी कहानी निकल के आएगी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं घुसता, आप लोग कंफ्यूज होंगे, दैट्स इट। और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। ओके, तो मैं एक बार देख लेता हूँ टाइमिंग ज्यादा हो रहा है अभी, 1 घंटे से ऊपर का मेरा वीडियो हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस वीडियो में हमने ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं देख पाए, क्योंकि हमें प्रीवियस और बहुत चीजें रिवाइज करनी थी। तो हमने टोटल 6 क्वेश्चन ही देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस वीडियो में मेरे को कुछ समरी या कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो लगभग 1 घंटे का होगा, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कैटेगरी 1 के सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।